तो नमस्कार है आप सभी को, सबका स्वागत है इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है बच्चों, धरती धन्य अपना उपन्यास। ये उपन्यास भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, हिंदी साहित्य के नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और सेट के सिलेबस में भी है। और ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है कि हो सकता है सेट का एग्ज़ाम एक बार और ले लिया जाए। छत्तीसगढ़ सेट की बात कर रही हूँ मैं। तो सिलेबस सेम रहेगा, जिनकी तैयारी चल रही है उनका निश्चित ही इस बार हो जाना चाहिए क्वालिफाई। तो ज़्यादा टाइम में लेते हुए मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ये जो उपन्यास है बच्चों, एक दलित उपन्यास कह सकते हो। इसकी कथा जो है एक गांव के दलित इंसान के ऊपर है और इसको लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र। बहुत लोग एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वही जगदीश चंद्र माथुर हैं क्या, जो एकांकीकार हैं। भोर का तारा एकांकी इन्होंने लिखा है। और लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये वो जगदीश चंद्र माथुर अलग हैं और ये जगदीश चंद्र उपन्यासकार ये यहाँ अलग हैं। इनका अलग ही इनका वो है, व्यक्तित्व है, अलग कृतित्व है। वो जगदीश चंद्र माथुर का अलग है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं इनका ये उपन्यास प्रकाशित कब हुआ था। तो आपको पीडीएफ में भी शो हो रहा है, 1972 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। सबका प्रकाशन क्रम से आप लोग लिखते जाइएगा जितने भी उपन्यास हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताती चलूँ। सबसे पहले तो ये विषय समझ लो। ये जो विषय क्या है इस उपन्यास का, पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। दलित, उससे आपको दो तीन चीज़ें अपने सिलेबस में मिलेंगी। ये आत्मकथा में मिलेगी, दलित की आत्मकथा मुर्दैया। ठीक है, एक और आत्मकथा हमारे सिलेबस में लगी हुई है, कौन सी है, आप हुदरी। उसका भी संबंध इससे बनता है। और अब यहाँ पे हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं तो वो भी दलित जीवन पे आधारित है। और कहाँ के दलित की बात हो रही है, पंजाब के ग्रामीण दलित की बात हो रही है, धरती धन्य अपना में। तो होशियार जिले के दो आप क्षेत्र के घोड़वाहा गांव के दलित समाज पर ये केंद्रित है। गांव का नाम थोड़ा अलग है और ये पूछा भी गया है, घोड़ेवाहा ये गांव का नाम है। सबसे पहले लेखक के बारे में देख लेते हैं। जगदीश चंद्र का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1930 को। गांव वही घोड़ेवाहा, जिला होशियारपुर, पंजाब में। जिस गांव का इन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है इस उपन्यास में, उसी गांव में ये पैदा हुए थे। इनका परिवार मोहजाल शाखा से संबंध ब्राह्मण परिवारों में एक था। और इनके पिता का नाम था करमचंद, माँ का नाम था अमरो, और मतलब प्रीतम देवी ससुराल का नाम था। इनकी माँ का नाम, असली नाम था प्रीतम देवी। खैर, इनकी धर्मपत्नी का नाम दामा है तथा इनके दो पुत्र अनुराग और पराग और एक पुत्र आरती हैं। बहुत विस्तार से इनके बारे में यहाँ बता दिया गया है। चलिए बाकी और भी चीज़ें बता देती हूँ। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी माता अपने मायके में जाकर रहने लगी थी। वहीं बालक का लालन पालन हुआ और जगदीश चंद्र के व्यक्तित्व पर उनके मामा रामलाल तथा अमरचंद का विशेष प्रभाव पड़ा। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल के पास ही हुई, खुड्डा गांव के राजकीय मिडिल स्कूल में प्रारंभ हुई। फिर 1945 में इन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। जगदीश चंद्र राजकीय कॉलेज होशियारपुर से 12वीं तथा जालंधर से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। डीएवी कॉलेज जालंधर से इन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए किया। ठीक है, और एमए उत्तीर्ण करने के बाद दिल्ली आकर स्वतंत्र लेखन और ट्यूशन पढ़ाने लगे। दिल्ली में आके 30 दिसंबर 1955 को भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नई दिल्ली के में नौकरी इनकी लगी और इनका कार्यक्षेत्र श्रीनगर, नई दिल्ली, ग्वालियर तथा जालंधर था। पंजाब के आसपास, उधर के उत्तराखंड समझ लो, उधर जम्मू कश्मीर इनका कार्यकाल था। ये 3 साल के लिए सहायक समाचार संपादक के पद पर भी ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने काम किया है। जालंधर से नवंबर 1985 में दूरदर्शन केंद्र से समाचार संपादक पद से इन्होंने सेवानिवृत्ति ली। तो रिटायर्ड कहाँ से हुए हैं, ऑल इंडिया रेडियो से ही 1985 में रिटायर्ड हुए। इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 10 अप्रैल 1996 को, 1996 में। 1930 से 1996 इनका जीवन काल रहा। इन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू और पंजाबी में भी लिखा है। पुराने घर उर्दू में तथा उड़ी का पंजाबी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका उपन्यास एक है टुंडा लाट। इनका उपन्यास 1978 में आया था। इसका दूसरा व अंतिम भाग जो है लाट की वापसी, एक दैनिक समाचार पत्र में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो चुका है।
किंतु अभी पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित नहीं हुआ है। मतलब एक उपन्यास है इनका जो कहना चाहिए कि सीरीज के रूप में उसमें आया है, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, लेकिन अभी तक वो पुस्तक रूप में नहीं आ पाया है। इनका मुट्ठी भर कांकर उपन्यास का दूसरा भाग घास गोदाम के रूप में एक प्रकाशित हुआ है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ जैसे आपके सिलेबस में जो लेखक भी लगे हुए बच्चों, उनसे भी कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं। पंजाब के कृषक जीवन पर आधारित उनका उपन्यास कभी न छोड़े खेत, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है 1976 में। इसका नाट्य रूपांतर और टेली सीरीज रूपांतर बहुत चर्चित रहा था, कभी न छोड़े खेत। तो इनको सम्मान वगैरह क्या मिला है बच्चों? तो साहित्य शिरोमणि पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार मिला है 1972 में, और साहित्य मंच जालंधर द्वारा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान पुरस्कार 1981 में मिला है। अब मैं इनकी रचनाओं पे आती हूँ। देखिए, ये है इनकी रचनाएं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्य अपना 1972 जो हमारे सिलेबस में है। पंजाब के दलित ग्रामीण दलित जीवन पर ये आधारित है। आधा पुल 1973 में है, युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन है इसमें। कभी न छोड़े खेत जो अभी मैंने जिसका जिक्र किया 1976, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। सामंती जाटों की इसमें कहानी बताई है, कभी न छोड़े खेत। मुट्ठी भर काकर पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। टूडा लाट 78 में आया, अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा दिखाता है। घास गोदाम दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है। एक ये भी बहुत, ये याद रखना बच्चों, इनका एक उपन्यास है नरक कुंड में वास 1994 में। ये जो धरती धन्य अपना 72 में आया था, इसी का विस्तार रूप में इन्होंने ये पार्ट लिखा है, नरक कुंड में वास। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका धरती धन्य अपना उपन्यास है वो आगे चलकर किस रचना में विस्तार पाता है, तो ये नरक कुंड में वास में है। लाट की वापसी, ये टुंडा लाट विस्तार का, जो टुंडा लाट उपन्यास आया था उसका विस्तार रूप दिया गया है। और जमीन तो अपनी थी दलित जीवन से संबद्ध कथा है। ये इनके सारे कहना चाहिए 2001 में आया था, जमीन तो अपनी थी। ये सारी इनकी रचना वो है उपन्यास का। अब आ जाते हैं धरती धन्य अपना जो सिलेबस में हमारे लगा हुआ है, राजकमल पेपर बैग से है। देखिए, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये अगर पेपर में दे देंगे कौन सी पुस्तक से लिया गया है, तो ये याद रखना। सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। सोम आनंद को इन्होंने यहाँ पे उसका वो दिया है, क्रेडिट दिया है। अब मेरी ओर से भूमिका बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है, तो भूमिका को हम जरूर पढ़ेंगे। क्या कहते हैं लेखक अपनी ओर से? मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन मतलब पंजाब में बीती। मैंने बताया कि इनके पिताजी की मृत्यु इनके बचपन में हो गई थी, तो मम्मी मायके आ गई थी, तो वहीं पे इनका बचपन बीता। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। पहले ऐसा होता था, हरिजन लोगों को रख लेते थे बड़ी जात वाले खेती बाड़ी के काम के लिए। तो इनके यहाँ भी एक हरिजन परिवार था, इनके नाना जी के यहाँ काम करता था, तो उनकी बस्ती में इनको जाना पड़ता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। गांव का दोहित्र होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। वहाँ के ये उनका ननिहाल था, तो इनसे और ज़्यादा उम्मीद की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीरन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी। मतलब जब उन्होंने वहां देखा ना हरिजनों की बस्ती में, हरिजनों के घर में जाकर, तो इनका मन विद्रोह कर उठा। बहुत भेदभाव होता था, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। यहाँ पे इन्हें बता रहे हैं कि उपन्यास लिखने से मैं कोई ऐसा परिचित नहीं था। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहता। मैं हर साल यही देखता कि गांव में मर्यादाओं की सीमाएं टूटनी तो दूर रहीं, उनकी जकड़न दिनों दिन सख्त होती जा रही है। मतलब जो भेदभाव था ना, दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था।
अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे सामाजिक दुर्व्यवस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा। मतलब हरिजन जो थे गरीब क्यों थे, ये इन्होंने इस कारण का भी पता लगाया। मैं यह सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग युगांतरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को वे जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, कुछ भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। जगदीश चंद्र। देखिए, ये डिस्क्लेमर जो लेखक ने यहाँ दिया है, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो उन्होंने जिस पीड़ा को यहाँ पे बताया है, जिस भेदभाव को चित्रित किया है, उन्होंने खुद तो भोगा नहीं था, खुद तो दलित नहीं थे, लेकिन उस दलित जीवन को उन्होंने बहुत पास से देखा था। तो इनका भोगा हुआ यथार्थ नहीं आएगा, बल्कि इनका देखा हुआ यथार्थ कह सकते हैं इस उपन्यास में। बहुत ही मार्मिक कथा है। अभी आप लोगों को कहानी एकदम समझ में आ जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये जो पंक्तियाँ है ना बेटा, इसी में इसका उपन्यास की पूरी कहानी छिपी हुई है। जो इन्होंने कहा है कि दलित होने के कारण, हरिजन होने के कारण, मतलब उनका जिस भूमि पर रहते हैं, जिस जमीन पे को जोतते हैं और जिस छप्पड़ में रहते हैं, कुछ भी उनका नहीं होता। पूरी जिंदगी ये बिता देते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं रह जाता। चलिए आगे विषय वस्तु देख लेते हैं। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में है बच्चों काली। काली महिला नहीं है, पुरुष है। इस उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है, नायक है, और ज्ञानो महिला पात्र है। इन दोनों की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। काली तथा ज्ञानो तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली, जो हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा लौटने से होता है। 6 वर्ष वो कानपुर में रहकर आया था, कमा के आता है और अपने गांव घोड़ेवाहा लौटता है। काली की चाची की अंधविश्वास की वजह से, काली की चाची है वो अंधविश्वासी हैं, तो उनकी वजह से मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, संत राम का धार्मिक पाखंड और दम, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष, पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना, अर्थात उसकी वेदना को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में ये भी लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। वो अभी मैंने पढ़ी लिया है। ये उपन्यास इन्होंने सोमानंद को समर्पित किया है। जो अभी मैंने समर्पण में पढ़ा, सोमानंद को इन्होंने समर्पित किया है। ये धरती धन्य अपना के कुछ अंश यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखो, अभी मैं बताती हूँ, रुको। देखिए, बचपन में पंजाब में होशियारपुर गांव के, होशियारपुर एक शहर है समझिए, उसके 2 गांव हैं, रल्हन और घोड़ेवाहा। यहाँ पे इनका जीवन गुजरा था। स्कूल के दिनों में छोटे कस्बे और कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में जिला सदर मुकाम होशियारपुर और जालंधर में कस्बाई जनजीवन से इनका गहरा संपर्क रहा। नौकरी की तलाश में दिल्ली आए तो कई वर्ष यहीं के होकर रह गए। साहित्यिक जीवन का आरंभ आज से कोई 50 वर्ष पूर्व उर्दू कहानी पुराने घर और पंजाबी नाटक उड़ीगा के लेखन में हुआ। पहला उपन्यास इनका यादों के पहाड़ है, 1966 में आया। ठीक है, ये इनके प्रकाशन की दृष्टि से है। यादों का पहाड़, कभी न छोड़े खेत, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, धरती धन्य अपना, नरक कुंड में बास, टुंडा लाट, लाट की वापसी तथा जमीन तो अपनी थी। पहली रपट इनका कहानी संग्रह है, ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली रपट याद रखना। और नेता का जन्म इनका नाटक है। तो धरती धन्य अपना रूसी में, उर्दू, पंजाबी और जर्मन में ये अनुवाद हुआ है, और आधा पुल का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। कभी न छोड़े खेत का नाट्य रूपांतरण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की ओर से दिल्ली में 1984 और 85 में हुआ है। मंचन भी किया गया। सम्मान इनको मिला है पंजाब सरकार के शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, और सरकारी और कुछ गैर सरकारी पुरस्कार भी इनको मिले हैं। ये अब आ जाते हैं
उपन्यास का जो हम उपन्यास के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। तो बच्चों, कहानी में यही दिखाया गया है, काली और ज्ञानो की प्रेम कथा है और असफल प्रेम कथा रहती है, दुखांत है इस उपन्यास का एंड भी। काली जो है केंद्रीय पात्र है, ज्ञानो उसकी प्रेमिका है, प्रतापी ये काली की चाची है जो अंधविश्वासी है, जस्सो ज्ञानो की माँ है, मंगू ज्ञानो का भाई है, चौधरी हरनाम सिंह ये चौधरी साहब गांव के चौधरी साहब हैं, छज्जू शाह ये साहूकार हैं और बिशन दास डॉक्टर हैं, निहाली काली की पड़ोस की ताई है, जीतू की माँ जीतू काली का दोस्त है, जीतू जो है काली का दोस्त है उसकी माँ दिखाई है, प्रीतो पड़ोस की चाची है, निक्कू ये प्रीतो का पति है, मुंशी शिवराम है ये गांव के मास्टर हैं, पंडित संतराम है गांव के पंडित हैं, बंतु पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र है, सिद्धू है काली के चाचा हैं सिद्धू, अमरू निक्कू का बेटा है, दीनू गांव का कुम्हार है, लच्छो प्रीतो की पुत्री है, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा है, नाहर सिंह संता सिंह का भाई। अभी आपको लग रहा होगा कितने सारे पात्र हैं और समझ में भी नहीं आ रहे होंगे। अब जब उपन्यास को पढ़ोगे ना बेटा, एक एक पात्र से आपका परिचय होता जाएगा, तब बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं उनसे ही ज़्यादातर प्रश्न इसमें अभी तक बने हैं। चलिए, एक है बच्चों नंद सिंह, जाति बदलने वाला मोची है, बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया था नंद सिंह, तो ये महत्वपूर्ण पात्र हो जाता है। पालो बूरा सिंह का लड़का है, ठाकरी नंद सिंह की पत्नी है, संता सिंह मिस्त्री बढ़ई ये इत्यादि पात्र हैं। ये प्रमुख उद्धरण अभी नहीं समझ में आएंगे जब तक आपको कहानी नहीं समझा दूं मैं। ये रुकिए, मैं इसकी कहानी का कुछ अंश आपको समझा देने की कोशिश करती हूँ शॉर्ट में। वीडियो तो ऐसा ही है, वीडियो में पूरा उपन्यास तो कवर हो नहीं पाएगा। चलिए, कुछ कथा वस्तु पे आगे बढ़ते हैं। ये जो काली है बेटा प्रधान पात्र, ये जाति से चमार है और इसके माता पिता और चाचा का देहांत हो चुका है। घर में केवल एक चाची है, उन्हीं का आश्रय है इसको। तो गरीबी और भूख प्यास के कारण काली जो है गांव छोड़कर कानपुर चला जाता है। शहर की बात आएगी, कौन सा शहर है? कानपुर। और वहाँ 6 वर्ष, कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष। 6 वर्ष वहाँ पे रहता है, मेहनत करता है, कमाता है और फिर कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने गांव लौट आता है चाची प्रतापी से मिलने। प्रतापी इसकी चाची का नाम है, वहाँ आता है। अब उपन्यास में ये दिखाया गया है बच्चों कि गांव के हरिजनों का भाग्य जमींदारों, जाटों और चौधरियों के यहाँ बंधा रहता है। बेचारा वो अच्छा सोच के आता है, पैसा लेके आता है कि अब गांव में रहेगा, अपना कुछ काम करेगा, खेती बाड़ी करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है जो बड़ी जात के लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, वो कैसे बर्दाश्त करते। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, ये जो मंगू के पिता कभी चौधरियों से 500 रुपये उधार लिए थे। एक मंगू पात्र जो है उसके पापा ने कभी चौधरी से 500 रुपये उधार लिए थे, जिसे मंगू अभी तक उसके यहाँ चाकरी करके चुका रहा है। मतलब 5 साल 500 रुपये कभी लिए थे, ये नहीं बताया कब से। तो उस उतने 500 रुपये के एवज में वो उनके यहाँ अभी तक नौकर बना हुआ है उनका बेटा। मंगू की बात हो रही है, उसके पिता ने उधार लिया था 500 रुपये, उसके एवज में वो अभी तक उनके यहाँ नौकर बना हुआ है। किनके यहाँ? चौधरियों के यहाँ। वहाँ चौधरी लोग चलते हैं। उपन्यास में हरिजनों को चौधरियों से कुछ लेना देना, मतलब कुछ लेना होता है, मांग कर ही लेते हैं, और चौधरी उनके हाथ कुछ बेचना अपमान समझते हैं। हरिजनों को कुछ भी बेचना अपमान समझते हैं। मतलब बहुत दयनीय स्थिति दिखाई है यहाँ पे। काली का एक सपना है बेटा, जो काली कमा के आता है उसका एक सपना था, अपना पुराना घर गिराकर उसको पक्का मकान बनाएगा। जहाँ पे वो उसकी झोपड़ी थी उसको गिराकर पक्का घर बनाएगा, किंतु यह चौधरियों को खटकता है। कैसे बर्दाश्त करते चौधरी लोग इस बात को। छज्जू शाह काली को पक्का मकान बनाने के उपाय के साथ यह भी बताता है कि जिन घरों में दलित रह रहे हैं वो जगह शामलात है और इन घरों पर दलितों का मौरूसी मतलब रहने भर का ही अधिकार है। ये कौन बताता है? छज्जू शाह। ये बताता है कि तुम लोग जहाँ रह रहे हो ये तुम्हारी ज़मीन केवल रहने भर की है, लेकिन तुम इस पर मालिकाना हक नहीं रखते हो। ये भी जो मैंने बताया ना कि इस उपन्यास की पूरी कहानी उन्हीं शब्दों में है कि ज़िंदगी भर जिसके लिए काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो इनका अपना तक नहीं होता, मरते तक अपना नहीं होता। तो वहाँ पे केवल मौरूसी का अर्थ होता है रहने भर तक का अधिकार है। और काली की चाची प्रतापी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? उसके रखे पैसे और गहने की
चोरी हो जाती है। जो पैसे और रुपए उसने बचा के रखे थे, गहने भी सब चोरी हो जाते हैं। अब काली का जो मकान बनाने का सपना था ना, वो साकार नहीं हो पाता। एक ही सपना था, वो भी अब पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो ज़मीन भी उसकी नहीं बताई गई। जहाँ रह रहा है, मतलब जहाँ जन्म हुआ, जहाँ रहा, वो ज़मीन केवल वहाँ रहने भर का उसका वो है, कुछ करने का उसका अधिकार नहीं है। तो काली का मकान बनवाना बच्चों उसके मानवीय स्तर को पाने की कामना है, मतलब चौधरियों के समकक्ष आ जाता है। अगर वो मकान पक्के मकान में रहने का हक केवल चौधरियों का था, ऐसा कह सकते हैं। अब काली जब शैशवावस्था में था तभी उसके माता पिता गुजर गए। काली का पिता मारवा अपने गांव का पहलवान था। तो काली के पिता अपने गांव के पहलवान थे, नाम था मारवा। जब वो शहर से गांव आता है तो इस खुशी में उसकी चाची पूरे मोहल्ले में गुड़ बांटती है। प्रतापी जो चाची है उसके गांव वापस आने की खुशी में गुड़ बांटती है। गांव के लोग प्यार से काली को बाबू कालिदास भी कहा करते थे। गांव के लोग तो है अपनापन दिखाते थे, बाबू कालिदास कहा करते थे। इसमें काली और ज्ञानो का अद्भुत किंतु त्रासदीपूर्ण प्रेम दिखाया है बच्चों, जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। उपन्यास की नायिका है ज्ञानो। ये जस्सी की बेटी है और मंगू की बहन है, उसी मंगू की जो चौधरियों के यहाँ काम कर रहा है। वह काली से टूटकर प्रेम करती है। वह गांव की अनपढ़ दलित युवती है, किंतु जन्मजात विद्रोहिणी स्वभाव की दिखाई है। दलित है लेकिन वो गलत बात का विद्रोह करती है। ज्ञानों को प्रेम प्रसंग के कारण गांव के लोग मोरनी नाम से संबोधित करते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये कुछ उपनाम जो आ जाते हैं, तो उसको बाबू कालीचरण कहते थे और इसको मोरनी नाम से कहते थे। उपन्यास का एक पात्र पालो है, वो ज्ञानों की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। अब मंगू प्रेम प्रसंग के कारण अपनी बहन ज्ञानों को बहुत पीटता है कि काली से इसका प्रेम प्रसंग रहता है, तो मंगू इसको पसंद नहीं करता और बहुत पीटता है अपनी बहन को। उसकी शादी अलग करवाना चाहता है। मंगू की माँ को यह पता चलता है कि ज्ञानो गर्भवती है, तो काली से उसको गर्भ ठहर जाता है। तो वह ज्ञानो को बहुत मतलब कि पीटते भी हैं और ऊपर से उसको जहर खिला के मार देते हैं। ज्ञानो को माँ मार देती है। सोचिए, मंगू जहर को गांव में संखिया कहा जाता था, संखिया खिलाकर मार देते हैं। मंगू चौधरी जो है हरनाम सिंह की चाटुकारिता करने वाला है। वही मंगू जो है उसका भाई ज्ञानों का, तो उनके यहाँ नौकर था, तो उनकी चाटुकारिता करता था चौधरी हरनाम सिंह की, तथा चौधरी के एजेंट के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। काली अपने पिता मारवा की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है। चौधरी का लड़का है हरदेव, हरनाम सिंह का लड़का है हरदेव। ये जानबूझकर खेल में काली का कूल्हा तोड़ देता है, जानबूझकर, दलित जाति का है करके। लालू पहलवान इसकी भर्त्सना करता है और काली का इलाज भी करवाता है। अब चाची के मरने के बाद उसके गहने पैसे पड़ोस के द्वारा चुरा लेने के कारण काली की आर्थिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती और अपने अर्थाभाव के कारण घास खोदने का काम करता है तथा बाद में लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी भी करने लगता है। कहाँ से कहाँ स्थिति में पहुंच जाता है। इससे अच्छा तो शहर में ही था वो। गांव में एक बार बाढ़ आती है बच्चों, तो इसका सामना चौधरी और चमार दोनों मिलकर करते हैं। ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। 3 दिनों तक दिहाड़ी नहीं मिलने के कारण चौधरी और चमार के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और चमार लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी दिखाया कि पादरी अंचित राम चमारों की मदद इस शर्त पर करता है कि वे सभी प्रभु यीशु की शरण में आ जाए। आजकल भी देखो धर्मांतरण का मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है, आए दिन अखबारों में ये आती है और उस समय भी ये चीज़ें होती थी। मतलब जो बेटा गरीब रहते हैं उनको भोजन से मतलब रहता है, उनको जात देखो, गरीब की कोई जात नहीं होती बेटा, गरीब की जात केवल गरीब ही होती है। तो उन लोगों को धर्म परिवर्तन कराना बहुत आसान होता है। तो गांव का एक पदारी दिखाया है, पादरी, तो अंचित राम ये चमारों को धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है कि वो प्रभु की शरण में आ जाए। डॉक्टर बिशन दास और कामरेड टहल सिंह जैसे नेता दलितों की सहायता के बदले खूब भाषण और जलसा करते हैं। बिशन दास और कामरेड टहल सिंह तो ये क्या करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सहायता करते हैं और उसके बदले खूब अपना प्रचार करते हैं। अंततः विवश होकर चमादड़ी के लोग आधे दिन की दिहाड़ी लेने पर मजबूर होते हैं और चौधरी से समझौता कर लेते हैं। तो चमार लोग हड़ताल पे जाते हैं, विद्रोह करते हैं, लेकिन अंत में झुक जाते हैं। उपन्यास का अंत दिखाते हैं बच्चों गर्भवती ज्ञानों को उसकी माँ द्वारा जहर देकर मार डालने से और अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख और भय के कारण
जो काली है गांव से भाग जाता है। ये यहाँ पे एंड में दिखाते हैं। और इसी का आगे का भाग जो मैंने बताया वो उन्होंने उस 1994 में जो उपन्यास आया उसमें उन्होंने पूरा किया है, विस्तार रूप से दिया है। ठीक है, तो गांव के सामाजिक वातावरण का चित्रण करते हुए उपन्यास में बताया गया है कि पहले चौधरियों का मोहल्ला है जिसमें हवेलियां हैं, फिर स्कूल आता है, फिर मंदिर और उसके चारों ओर दुकानदारों और चौबारों, तब अंत में चमादड़ी बस्ती आती है। याद रखना, ऐसा ही कुछ देखिए हमने ये सब टोला वाली बात मैला आंचल में भी देखी है। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, आपसे क्योंकि पढ़ा होगा इसलिए मैंने चर्चा की। इस उपन्यास में भी आपको ऐसा ही दिखाया। लगभग हर गांवों में बच्चों यही स्थिति रहती थी। अब तो दृश्य बदल रहा है। देखो, सबसे पहले चौधरियों का मोहल्ला, चौधरी और कहीं कहीं ठाकुर समझ लीजिए रहते हैं, इनमें ये लोग हवेलियों में रहते हैं। फिर एक स्कूल है, फिर मंदिर है और इसके बाद चारों ओर दुकानदार हैं, दुकानदारों के चौबारे हैं और अंत में आती है चमादड़ी बस्ती, हरिजन बस्ती। उपन्यास में मुंशी के लिए गन्ने, गाजर, साग आदि जाटों के लड़के लाते थे, किंतु घर तक कम्मियों के लड़के पहुंच जाते थे, लेके आते थे उसको खुश करने के लिए मुंशी को। चमादड़ी गांव में बीमारी का प्रकोप हमेशा बना रहता था। कुछ मुर्दहिया की याद आ गई मुझे। तो बेटा गंदी बस्ती है तो बीमारी का प्रकोप तो रहेगा ही ना। उनके पास इलाज की सुविधा है ना, कुछ साफ सफाई की सुविधा है, कुछ भी नहीं रहता, तो वहाँ पे बीमारी का प्रकोप हमेशा बना रहता था। काली की माँ प्लेग का शिकार हो गई थी। किससे मरी थी काली की माँ? प्लेग से। चाचा को हैजे ने हजम कर लिया था, उनके चाचा जी हैजे से खत्म हो गए थे। पिता भी काल कलवित हो गए और चाची झाड़ फूड़ के चक्कर में मर गई। अंधविश्वासी थी प्रतापी, झाड़ फूड़ के चक्कर में मर गई। चमादड़ी मोहल्ला गांव के अन्य मोहल्लों तथा महाजनों, नंबरदारों, गवैयों, भोदियों, मिट्टी के मोहल्लों से अलग गांव के बाहर बसाया गया है। एकदम बाहर तरफ दलित बस्ती को बसाया गया है, चमादड़ी मोहल्ला के नाम से जाते हैं। अब देखो, दलित परिवारों में बच्चे पैदा करने की संख्या भी ज़्यादा है। बेबे हुक्मा 13 बच्चों को जन्म देती है, 13 बच्चों को, किंतु बचता केवल एक है। प्रीतो निक्कू के 11 बच्चे हैं। इतना, क्योंकि इलाज मतलब कुछ भी जागरूकता वहाँ है ही नहीं ना बेटा उन बस्तियों में। प्रीतो का बड़ा बेटा अमरू आवारा किस्म का है, चोरी करना था तथा घर के बर्तनों को बेचना ही उसका काम है। उपन्यास में चमार नंद सिंह सिख और ईसाई दोनों धर्मों को अपनाता है। एक चमार दिखाया नंद सिंह, वो सिख भी बन जाता है, ईसाई भी बन जाता है। नंद सिंह जूता बनाने का काम करता है। अभी जिसकी बात हुई थी, नंद सिंह की पत्नी का नाम ठाकरी, बेटे का नाम छोटू तथा बेटी का नाम पाशो है। सब सारी जातियों के नाम इसमें समाहित हो गए परिवार में। चमादड़ी मोहल्ला के अधिकांश लोग जमींदारों के यहाँ काम करते हैं, इसीलिए उन्हें कम्मी भी कहा जाता है। काम करते हैं, कम्मी कहा जाता है। चौधरी हरनाम सिंह अपने फसल बर्बाद होने पर निर्दोष जीतू की भयंकर पिटाई करता है। तो चौधरी टोले का जो था कौन, चौधरी हरनाम सिंह, उसकी क्या है, फसल जो है बर्बाद हो जाती है, तो इसका दोष किस पे देता है? जीतू पे, और उसकी बहुत पिटाई करता है निर्ममता से। धरती धन्य अपना का निम्न प्रसंग उपन्यास की केंद्रीय वस्तु है तथा शीर्षक को स्पष्ट करने वाला है। ये प्रसंग बता देती हूँ कौन सा है। कालिदास, जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो वह जमीन भी तुम्हारी नहीं है, वह श्यामलात मतलब गांव के जमींदारों की साझी जमीन है, और जब तक तू या तेरे वारिस इस गांव में रहेंगे जमीन का यह टुकड़ा रिहायश के लिए तुम्हारा है, मतलब केवल रहने भर के लिए तुम्हारा है। बाद में उसके मालिक का गांव होगा। बाद तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे बच्चों के मरने के बाद ये गांव का इसका मालिक हो जाएगा गांव, और वह तेरी मालिकियाती जमीन नहीं है, मौरूसी जमीन है, बस तुम इस पे रह सकते हो। तो इस तरह से देखते हैं गांव में, मतलब गांव के दलितों का धरती के किसी भी टुकड़े पर अधिकार नहीं है, और यही इस उपन्यास के शीर्षक को सार्थक बना रहा है। धरती धन है अपना, ना धरती है ना धन है उनके पास, और यह कह सकते हो धरती रूपी धन भी उनके पास अपना नहीं है। उपन्यास में वर्णित चो एक पहाड़ी नदी या नाला है। चो नाम का एक नदी या नाला कह सकते हो। सूखे रहने पर यहीं बच्चे खेलते हैं। चो से ही बाढ़ भी आती है, चो नाम की नदी से ही बाढ़ भी आती है, और जब वहाँ सूखा पड़ता है तो बच्चे वहाँ खेलते भी हैं। बरसात में पानी से चमादड़ी का कुआं पानी में डूब गया था, मतलब चमार बस्ती में जो कुआं था वो डूब गया था पानी में।
गांव में और भी 3 कुएं थे जहां चमादड़ियों को पानी नहीं लेने दिया जाता था। देख लीजिए जाति वर्ण भेद की क्या पराकाष्ठा है। बाढ़ आती है तो चमार बस्ती का कुआं बाढ़ में डूब जाता है, गंदे पानी से भर जाता है। और गांव में अन्य 3 कुएं भी थे, लेकिन उनको पीने का पानी वहां से लेने की मनाही थी। अंत में पंडित संतराम से मंदिर के कुएं से पानी लेने की विनती की गई, किंतु वह आग बबूला हो औरतों को गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा। मंदिर के कुएं से कैसे पानी दे देगा हरिजनों को। उपन्यास में दलित स्त्रियों का चौधरियों एवं सवर्णों के द्वारा यौन शोषण का भी चित्रण किया गया है। दलित स्त्रियों पे बुरी नजर रखते थे ये चौधरी लोग, उसका भी यहाँ पे एकदम इन्होंने लेखक ने इसका वर्णन भी किया है। प्रीतों की लड़की लच्छो के साथ हरदेवा बलात्कार करते। प्रीतों की जो लड़की थी लच्छो, उसके साथ हरदेवा वो उसका बलात्कार भी करते इसमें जिक्र किया गया है। और प्रीतों तथा अन्य चमार स्त्रियों के आपस में मजाक और कई बार झगड़ा होने पर एक दूसरे की पोल खोलने में यही तथ्य सामने, एक दूसरे की जानती थी, रहस्य जानती थी, पोल खोल देती थी हंसी मजाक में कि कोई दलित स्त्री चौधरी सवर्णों के हाथों सुरक्षित नहीं बची है। मजाक में ये पता चलता है कि कोई भी दलित स्त्री उस गांव में सुरक्षित नहीं बची थी सवर्णों के द्वारा, चौधरी सवर्णों के द्वारा। पंडित संतराम छुआछूत का पाखंड कितना ही क्यों न करे, दलित स्त्रियों की देह के लिए वह हर समय लात टपकाते हुए दिखाई देते हैं। गली में जाती हुई ज्ञानों के पीछे पीछे जाता हुआ बूटा सिंह का आवारा लड़का कहता है, इस बार चुम्मी लैंड दे तेनू दे दिया मुरब्बे सारे, ऐसे उसको छेड़ता है ज्ञानों को। गांव के चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव सिंह लच्छो की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है। सब कुछ खो देने के बाद लच्छो मजबूरी व्यक्त करते हुए कहती है, माँ किसी के घर से आटा उधार मांगने गई तो आटा ले आई। अमरू देगचा बेचकर आटा और गुड़ दोनों ले आया, लेकिन वह अपना सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ वापस घर आ गई। क्या समाज पे कितना बड़ा प्रहार किया है इस चीज से। उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा दिखाई है बच्चों। इसका प्रतीक है बिशनदास पूंजीवादी। देखो जो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतीक जो है बिशनदास, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक दिखाया है सर्वहारा को समान रूप से देखने की कल्पना करता है, और वह साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक है। गांव में इसकी दवा की दुकान है। तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतीक कौन है? बिशनदास है। इसकी दवा दुकान है। गांव वाले से बहुत कहना चाहिए बहुत बड़ा वो समझते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। काली में भी मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। वह शोषण और वर्ग भेद का विरोध करता हुआ कहता है, काली जो मेन पात्र है, मैं बिना पैसे के काम नहीं करूंगा, मैं किसी के पास गिरवी नहीं पड़ा हूं, मैं बेगारी क्यों करूं। उपन्यास में बिशनदास दलितों को अपने हक के प्रति जागृत होने के लिए कहना चाहिए प्रेरित करता है। वही बिशनदास जिसकी बात की मैंने। बिशनदास अर्थशास्त्र से पढ़ाई किया है। धर्म को वह अफीम मानता है। उपन्यास के कुछ दलित पात्र उसकी साइंटिफिक बात को मूर्खता समझते हैं और कुछ लोग उसकी बात से प्रेरणा भी लेते हैं। वस्तुतः डॉक्टर बिशनदास और कामरेड टहल सिंह दोनों ही सुविधाभोगी मध्य वर्गीय चरित्र हैं। उन्हें कम्युनिज्म का किताबी शौक है, किंतु जिंदगी के संघर्षों से उनका कोई वास्ता नहीं दिखाई देता। उपन्यास में रखे नामक एक पाखंडी अंधविश्वासी बाबा का जिक्र हुआ है, जो काली की चाची को तंत्र मंत्र के द्वारा स्वस्थ करने के बहाने रुपए ऐंठकर चला जाता है और इसकी चाची की मृत्यु हो जाती है। तो कहानी में यही है बच्चों, मेन पात्र काली जो 6 साल बाद अपने गांव वापस आता है कि अपना घर बनवाएगा, लेकिन गांव में कुछ और ही उसको मिलता है, जो भेदभाव रहता है चमार बस्ती और चौधरी की बस्ती के बीच में, और उसका जो जहाँ वो रहता है उसकी झोंपड़ी को भी उसका नहीं वो किया जाता, और जिससे वो प्रेम करता है ज्ञानो, जब ये गर्भवती हो जाती है तो उसके घर में ही उसको घर वाले ही उसको जहर दे के मार डालते हैं, और अंत में ये गांव छोड़ के चला जाता है धरती धन्य अपना। ये इसकी कहानी है। अब कथन पढ़ेंगे तो अब शायद आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। इनके कथन पे मैं अब चलती हूँ। कहानी समझ में आई बच्चों? देखिए, गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। जैसे ही गोबर की तेज बदबू आई वो समझ गया कि वो हरिजन बस्ती के पास पहुंच गया है। चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली,
रख साइयाँ दी, पंजाबी भाषा का पुट मिलता है क्योंकि वहाँ से थी। चाची काली से कहती है, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था, मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई, तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद न हो, सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। चाची, प्रीतो चाची इससे बोलती हैं, चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का क्लेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जमींदार जीतू, वही जीतू जिसको चौधरी बहुत पीटता है। निहाली चौधरी से कहती है। निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख चौधरी ने इसका क्या हाल किया है, नाक को हाथ लगाती हूँ तो तड़प उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलिसियों की तरह मार पड़ी है। पूरा साल उसकी बेगार करता रहा और इसे सारी मेहनताना का यह इनाम मिला है। निहाली का कथन है काली से। माई, तूने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो वे मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे वहां कहो वहां चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू निहाली से कहता है जीतू को भेजने के लिए। छप्पर सबका साझा है, क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी भी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा न बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूरण सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बल्लियां देकर निकालना पड़ा था। ये चौधरी कह रहा है काली से। मैं बताती हूँ आपको, शरारत पहले भी होती थी, ठीक है, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। ये काली कह रहा है चौधरी से। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। अच्छा, ये अगर आया ना कथन तो आपको लगेगा ये मलबे का मालिक कहानी से है क्या। मलबे का मालिक बहुत अच्छी कहानी बच्चों, मोहन राकेश की। काली ये चौधरी से कह रहा है। ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की ही तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचता। ब्याह के बिना जिंदगी, मिस्त्री कहते हैं काली से। वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रन पत्नी, वह जो अपनी ब्याहता हो उसे सिर पर चढ़ाओ या पांव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पराई जनानी तो मुंहजोर घोड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह कह रहे हैं। बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में लिखी हुई बातें सदा सच होती हैं। वो पादरी जी कह रहे हैं काली से। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा के ज्यादा नजदीक होता है। अंजील पाक में लिखा है, ऊंट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। पादरी काली से कहता है। तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब यह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज निकलती है, वह भी अंजील और ईसा मसीह की। ये एक महाशय बिशनदास से कहते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है बच्चों। पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। मुतवाजी यूनियन बनाना भी इंपीरियलिस्ट चाल है, मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। बिशनदास काली से कह रहे हैं। एक मिनट, कुछ कथन और बचे हैं, बस इसको कंप्लीट कर देती हूँ। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा मतलब पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई, उन्होंने बलि स्वीकार कर ली, तो सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौरबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का ही घर बार बचेगा। संत राम पालो से कहता है। सुबह तक बाढ़ का जोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भरा हुआ था। ये बाढ़ का जिक्र है। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई पगडंडियां और रास्ते पानी में डूबे हुए थे, और जहां तक नजर जाती थी हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख रही थी। पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और प्रोलतारी सबके पर जुर्म करते आए हैं, उसको एक्सप्लॉयट करते हैं। लेकिन जब प्रोलतारी सब तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है तो वह बाढ़ बनकर इन ताकतों के तिनकों को बहा ले जाता है। बिशनदास काली से कहते हैं। एक आध और बचा है। हम चमार हैं, चौधरियों के कमीन, आप चौधरी हैं हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जाता। ये कहते हैं बाबे फत्तू चौधरियों से कह रहे हैं। तो वही जातियों का बेटा संघर्ष दिखाया है। देखो ये कह रहा है कालिदास, दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालात और भी गंभीर हैं।
यहाँ अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया, दुनिया समाजवाद की तरफ बढ़ रही है और हम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिशन दास का कथन है, काली से कहता है। देखो, बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवाद और जागीरदारी सिस्टम इंकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेंगे, अपने एजेंटों की मार्फत इंकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे, खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी और हजारों लोग मरेंगे। ये भी बिशन दास काली से कहता है। तो ये बच्चों इसके कुछ कथन थे, आपके पास ये पहुंच जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा पीडीएफ भी शेयर करूंगी जिससे कि आप पूरा उसको पढ़ सको। एक आध कथन, एक उसका प्रसंग भी आता है बच्चों, जब जीतू की पिटाई कर रहा होता है चौधरी, तो काली वहां आके विरोध भी करता है, कहता है अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाह मरोड़ देता। उसको निडर भी दिखाया गया है, तभी तो उससे मतलब चौधरी को थोड़ा डर भी रहता है। चाची यही रहूंगा और मकान भी पक्का ही बनाऊंगा, ये भी उसी का ही कथन आता है। चलिए अब कुछ मैं कथन ऐसे बताती हूँ बच्चों जो इनके बारे में, इनके उपन्यास के बारे में कहे गए हैं। इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, देखो, रमेश कुंतल मेघ, प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ ने कहा है, धरती धन्य अपना उपन्यास को धरती के दुखियारों का सामाजिक आर्थिक दस्तावेज कहा जा सकता है। किसने कहा है? रमेश कुंतल मेघ जी ने। जगदीश चंद्र जी स्वयं इस उपन्यास के पात्रों घटनाओं के बारे में जो कहते हैं मैंने बता ही दिया है कि इनका मतलब कि ये जो उपन्यास के पात्र हैं उन्होंने पास से उनको देखा है। घटनाओं के चयन में और पात्रों के चयन में मुझसे कोई दिक्कत नहीं हुई, कतई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत नज़दीक से देखा था। इस उपन्यास के पात्रों से मेरा बहुत गहरा संबंध था। सवर्ण जातियों के पात्रों के बारे में कुछ दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि उनका अपना एक अलग विशाल समाज भी था। उनके पूरे व्यक्तित्व को पेश करने से उपन्यास के बिखर जाने का डर था, इसलिए मैंने उनके जीवन का वही पक्ष लिया जिसका हरिजनों के सामान्य जीवन से सीधा संबंध था। क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों का, जो उच्च जाति के लोगों का, उनका बहुत कुछ नहीं लिया, लेकिन हरिजनों के जीवन के हर पहलू को इसमें उन्होंने दिखाया है। डॉक्टर चमनलाल गुप्ता जी कहते हैं, गैर दलित होकर भी जगदीश चंद्र के इस उपन्यास में दलित वर्ग का जीवंत, मार्मिक और प्रमाणिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। जब तक दलितों का जीवन सुधर नहीं जाता, यह उपन्यास उनकी दशा का ध्यान दिलाता रहेगा। और शिव कुमार मिश्र जी कहते हैं, जगदीश चंद्र मेरे विचार से हमारे अपने समय के रचनाकारों में एक हैं, जिनके लेखन में सामाजिक और मानवीय प्रतिस्तुति को सार्थक और स्वदेशी लेखन की, लिखने की, सोचने की और कर्म को यातनाग्रस्त मनुष्य के हित में समर्पित कर देने की प्रेमचंद की परंपरा ही सफल नहीं हुई, चरितार्थ भी हुई है और सार्थवती हुई है। तो ये कहना था शिव कुमार मिश्र जी का। ये कुछ प्रमुख कथन थे बच्चों इनके बारे में जो बोले गए हैं। बाकी इसके जो डायलॉग हैं, बहुत संवाद बहुत अच्छे हैं बच्चों। एक ये भी एक जगह आता है कि डर डर के जीने से अच्छा मर जाना है, काली कहता है। विद्रोह की भावना पाई जाती है, जैसे हम गोदान में उसके अंदर देखते हैं, गोबर के अंदर हम मेहनत बेचते हैं, इज्जत नहीं। ये भी काली का कथन। जहाँ कुछ ऐसे कथन आएंगे जो आपको एक विद्रोह की बात झलक आएगी, वो काली के कथन है। मैं भी एक मनुष्य हूँ और मनुष्य के रूप में होने का मुझे जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। ये भी इन्हीं का है, मतलब काली का। और बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। कहानी समझ में आ जाए तो चीज़ें समझने में देर नहीं लगती। और मैं इसके साथ ही अभी जस्ट क्लास के बाद ही आपको इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगी। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये इसके बारे में मैंने हर पहलू में एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों से शेयर कर दिया है। देखो, धरती धन्य अन्न अपना 1972, और इसके साथ ही इसका जो दूसरा वो है 1994 में जो आया है, ये दोनों को बिल्कुल याद रखना। सो आनंद को इन्होंने समर्पित किया है। ये वाला नरक कुंड में वास, इसको याद रखना। इसी उपन्यास का विस्तार आगे बताते हैं। जब वो यहाँ से तो एंड हो जाता है कि भाग जाता है, अब भाग के कहाँ जाता है उसके आगे के बारे में इसमें उपन्यास में आप देखोगे, नरक कुंड में वास 1994। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे विराम देती हूँ, और आपको कुछ भी पूछना होगा मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कल की क्लास में क्योंकि बच्चों की फरमाइश है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब टॉपिक अलग होगा, अलग तरह की संवेदना उसमें दिखाई जाएगी,
और इसमें आपने अभी एकदम माहौल थोड़ा सा ऐसा हो गया है क्योंकि ट्रेजेडी में ख़त्म होता है ये उपन्यास। इनकी व्यथा कहीं ना कहीं हमारे मन को छू जाती है। लेखन इनका इतना अच्छा उच्च कोटि का लेखन है जगदीश चंद्र जी का कि इसको पढ़ते पढ़ते हम भी ये घोड़ेवाहा गांव में ही पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, इसी के साथ ही आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।